हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे रस निष्पत्ति। ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। 76 स्टडी जीके में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलती है। तो भरत मुनि की रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम किसकी व्याख्या मिलती है? रस की। निष्पत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने रस सूत्र से किया। तो भरत मुनि ने सर्वप्रथम निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किससे किया? रस सूत्र से। रस का भरत मुनि का रस सूत्र रस की निष्पत्ति को ही व्यक्त करता है। उसकी व्याख्या भी रस निष्पत्ति से संबंध है। भरत मुनि के रस सूत्र विभाव भाव व्याभिचारी संयोगद्वारा निष्पत्ति को परवर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृति तो मिली, किंतु उसके दो पदों के संयोग और निष्पत्ति का स्पष्ट अर्थ निर्दिष्ट न होने के कारण उसकी विभिन्न व्याख्याएं की गई। यानी कि तरह तरह की उसकी व्याख्याएं की गई। किसकी? रस निष्पत्ति की। रस निष्पत्ति से तात्पर्य है काव्य आस्वाद की प्रक्रिया। काव्य आस्वाद का प्रश्न रचना की कवि द्वारा रस के सृजन तथा पाठक द्वारा उसको ग्रहण किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है। भरत मुनि के रस सूत्र से प्रख्यात व्याख्याकार उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याएं आचार्य हैं, और इन आचार्यों का दर्शन है भट्ट लोलट का दर्शन है मीमांसा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। श्री शंकु का है न्यायवाद अनुमतिवाद। व्याख्या की है। भट्ट नायक का दर्शन है सांख्य दर्शन भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त है शैव दर्शन और अव्यक्तिवाद उनकी व्याख्या है। संबंध है भट्ट लोलट मीमांसा का है संबंध संयोग उत्पाद उत्पादक भाव संबंध गम्य गमक भाव संबंध पोष्य पोषक भाव संबंध अनुमान अनुमाप्य अनुमापक भाव विभावन भोज्य भोजक भाव किसके हैं? भट्टनायक के। अभिनव गुप्त का है अभिव्यंजना व्यंग व्यंजक भाव। निष्पत्ति है उत्पत्ति। भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्ति। शंकु का अनुमतिवाद, भट्टनायक का भुक्ति और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अनुकार्य वास्तविक रामादि में, अनुकर्ता अभिनेता नट में, प्रेक्षक दर्शक में, सामाजिक सहृदय में आदि है। अनुकार्य और अनुकर्ता काव्य शास्त्र की परिभाषिक शब्दावली है। अनुकार्य से तात्पर्य उस पौराणिक या ऐतिहासिक चरित्र से है जिसका अभिनय किया जा रहा होता, और अनुकर्ता अभिनेता को कहते हैं। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने किसको किस तरह से माना है, कैसे इसकी मान्यता दी गई है। तो भट्ट लोलट से संबंधित है निष्पत्तिवाद का अर्थ। निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति करने से इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा गया। निष्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति करना, और उत्पत्ति करने वाले सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। अलबत्ता भट्ट लोलट सहृदय का उल्लेख नहीं है करते हुए, किंतु उनका अर्थ यही रहा होगा कि सहृदय अभिनेता नट नटी पर वास्तविक रामादि अनुकार्य का आरोप करके ही रस की प्राप्ति करता है। इसी से उनके सिद्धांत को आरोपवाद कहा गया है। किसके सिद्धांत को आरोपवाद कहा गया है? भट्ट लोलट के को। इनके मतानुसार स्थायी भाव अनुपरिचित अपरिपक्व होता है, किंतु वह विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से उपचित यानी कि परिपक्व हो जाता है। उपचितावस्था परिपक्वता को प्राप्त स्थायी भाव ही रस कहलाता है। परिपक्वता मतलब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। स्थायी भाव का विभाव के साथ उत्पादक उत्पादन उत्पाद उत्पादक संबंध अनुभाव के साथ साथ गम्य गामक संबंध और व्याभिचारी संचारी भाव के साथ पोष्य पोषक संबंध माना है। इनके अनुसार रस मूलतः वास्तविक ऐतिहासिक पौराणिक चरित्र अनुकार्य रामादि में ही होता है, किंतु दर्शक अभिनेता अनुकर्ता नट के अभिनय के कारण उन्हें ही वास्तविक रामादि समझकर उनमें रस का आरोप कर लेता है। इन्होंने तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। श्री शंकु ने इनके मतों का खंडन इस प्रकार किया। उपचित स्थायी भाव रस नहीं हो सकता, क्योंकि उपचिति की मात्रा को तय कर पाना संभव नहीं है। स्थायी भाव और विभाव में उत्पाद उत्पादक संबंध को कार्य कारण
संबंध के रूप में नहीं लिया जा सकता। घड़ा उत्पाद है और कुम्हार उत्पादक। घड़ा क्या है? उत्पाद। और बनाने वाला उत्पादक कौन है? कुम्हार। भाई कुम्हार ने घड़े को बनाया तो वो क्या हो गया? घड़ा उत्पाद हो गया। कुम्हार ने घड़े का उत्पाद किया। कुम्हार के अंत के बाद घड़ा नष्ट नहीं होता, परंतु काव्य में विभाव आदि के अंत के बाद रस भी खत्म हो जाता है। अनुकर्ता यानी कि अभिनेता को यह पता नहीं होता कि अनुकार्य रामादि ने कैसी स्थिति में किस तरह से के रस का आस्वादन किया। ऐसे में सहृदय अभिनेता के माध्यम से अनुकार्य रामादि द्वारा प्राप्त मूल रस का आस्वादन कर ही नहीं सकता। इन्होंने श्रव्य काव्य को पढ़ने सुनने से होने वाली रसानुभूति के संदर्भ में विचार नहीं किया था। किन्होंने? भट्ट लोलक ने। अब है श्री शंकु का अनुमतिवाद। दर्शन कौन सा है? न्याय। इन्होंने रस और विभाव आदि के बीच अनुमाप्य या अनुमापक संबंध माना है। सामाजिक अपनी वासना से नट अभिनेता पर रामादि अनुकार्य का अनुमान करते हुए उस रस को प्राप्त करता है जिसे स्वयं रामादि ने प्राप्त किया होगा। श्री शंकु के इस सिद्धांत के दो भाग हैं। सामाजिक द्वारा नट में जो कुशल अभिनय की तल्लीनता में अपने आप को रामादि समझने लगता है, रामादि के रत्यादि यानी कि रति भाव की अनुमति अनुमान और के आधार पर होती है। तभी सामाजिक को अपनी वासना द्वारा उन भाव के रंगमंचीय सौंदर्य प्रभाव के बल पर रसानुभूति की प्राप्ति होती है। संदर्भ में है भारतीय काव्यशास्त्र सुबोध विवेचन डॉक्टर सत्यदेव चौधरी के अनुसार। इन्होंने इस अनुमान को सामान्य लौकिक अनुमानों से अलग माना है। इसकी विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लिया। तो ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका है? चित्र तुरंग न्याय शंकु का। चित्र तुरंग न्याय से जैसे हम चित्र में चित्रित तुरंग घोड़े को वास्तविक रूप में भागता हुआ घोड़ा ही समझ लेते हैं, वैसे ही अनुकार्य रामादि के अभिनय करने वाले अनुकर्ता अभिनेता को ही अनुकार्य समझ लेता है। इनका महत्व इस बात में है कि इन्होंने सर्वप्रथम स्पष्ट सहृदय गत वासना का उल्लेख किया। इससे परवर्ती आचार्यों के लिए पृष्ठभूमि तैयार है। भट्ट नायक ने यह तर्क देते हुए विरोध किया कि अनुमान द्वारा हम राम सीतादि को और उनके प्रेम को देख अपने व अपने प्रेयसी के प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते। उसमें हमारी संस्कारनी श्रद्धा बाधा उत्पन्न करेगी। वैसे भी मिथ्या अनुमान से सत्य की अनुभूति संभव नहीं है। नेक्स्ट है भट्ट नायक का भुक्तिवाद। पूर्ववर्ती मतों के अनुसार प्रेक्षक को अभिनेता के द्वारा अनुकार्य रामादि द्वारा अनुभूत रस की प्राप्ति होती थी, किंतु भट्टनायक ने अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम साधारणीकरण का सूत्रपात किया है। इम्पोर्टेंट है। तो भट्टनायक ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया है? साधारणीकरण का सूत्रपात। इन्होंने काव्य में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार माने: अभिधा, भावकत और भोजकत। अभिधा, भावकत और भोजकत। अभिधा, इससे शब्दार्थ का बोध होता है, यानी कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही बोला जाता है। भावकत, इस व्यापार के द्वारा भाव विभाव अनुभव व्याभिचारी और स्थायी भाव साधारणीकृत हो जाते हैं, और साधारणीकृत होने से तात्पर्य व्यक्ति विशेष से जुड़कर न रहकर अपने पराय के भाव से मुक्त होकर सामान्य हो जाने से है। भोजकत है, साधारणीकरण के पश्चात हृदय रजोगुण व तमोगुण के नाश से केवल सद्गुण से भर उठता है तथा इस लोक का क्षुद्रताओं से परे वह अलौकिक अवस्था में चला जाता है, जहाँ भोजकत के द्वारा रस का भोग होता है। इनके मतानुसार श्रव्य काव्य में तीनों व्यापार तथा दृश्य काव्य नाटक में अंतिम 2 व्यापार होते हैं। किसके अनुसार बताया गया है? भट्ट नायक के अनुसार बताया है कि श्रव्य काव्य में 3 व्यापार और दृश्य काव्य में के नाटक में अंतिम 2 व्यापारों का वर्णन है किया गया है। अभिनव गुप्त ने इनके 3 व्यापारों से असहमत होते हुए लिखा है कि भावगत व्यापार ध्वनि और भोजगत व्यापार रसास्वादन में अंतर्भूत हो जाते हैं, अतः इनकी स्वतंत्र व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, और न ही किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने इनका उल्लेख किया है। तो ये किसने कहा है? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद।
इनके अनुसार स्थायी भाव व्यंग्य और विभाववादी व्यंजक उसके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है। वह न तो उत्पन्न होता है और न ही अनुमेय, वह तो अभिव्यक्त होता है, यानी कि उसे अभिव्यक्त किया जाता है, वह उत्पन्न नहीं होता, उसे अभिव्यक्त किया जाता है। स्थायी भाव हृदय में वासना संस्कार के रूप में हमेशा होते हैं। वे रति आदि स्थायी भाव ही साधारणीकृत विभाववादी के द्वारा व्यंजित होकर श्रृंगार आदि रस के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। भाव का व्यक्ति विशेष से आबद्ध न रहकर मुक्त हो जाना साधारणीकरण कहलाता है। इसे असाधारण का साधारण रूप ग्रहण करना भी कहा जा सकता है। मुक्त हो जाने का अभिप्राय सबके लिए सामान्य हो जाने से है। साधारणीकरण से ही काव्य को पढ़ने सुनने देखने वाले सहृदय को यह अनुभूति होती है कि रचनाकार ने उसकी अपनी भावना को ही व्यक्त किया है। सर्वप्रथम भट्ट नायक ने साधारणीकरण का उल्लेख किया, जिसे व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को है। इम्पोर्टेंट है लाइन। सर्वप्रथम भट्ट नायक ने ही साधारणीकरण का उल्लेख किया। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम किसने साधारणीकरण का उल्लेख किया, किस कवि ने? तो भट्ट नायक ने, और उसे व्यवस्थित ढंग से भी किया, श्रेय अभिनव गुप्त को ही जाता है। भट्ट नायक ने अपने सिद्धांत में भुक्तिवाद को घोषित किया कि काव्य में 3 व्यापार होते हैं, अभिधा, भावगत और भोजगत। भावगत द्वारा विभाववादी का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण से पढ़ने वाले प्रभाव को निज मोह संकट का निवारण कहा। इसका तात्पर्य अपने स्व तथा पराय के पर के भेद के नाश से है। अपने सिद्धांत में उन्होंने सामाजिक के विषय में केवल यही कहा कि इसी से भावगत व्यापार को निज मोह संकट निवारणकारी भी कहा जाता है। किसे? भट्ट नायक ने का जो सिद्धांत है भुक्तिवाद को। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि भावगत व्यापार और साधारणीकरण एक नहीं है, यानी कि जो भावगत व्यापार है और साधारणीकरण है उन्हें एक नहीं मानते, बल्कि साधारणीकरण भावगत व्यापार का एक हिस्सा है। भावगत व्यापार में शाब्दिक महत्वपूर्ण होने के कारण साधारणीकरण को उसकी आत्मा या प्राण कहा जाता है। साधारणीकरण को रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया माना जाता है। साधारणीकरण विभाववादी को अपनी विशेषताओं से मुक्त कर आस्वादन के लिए तैयार करता है और इस तरह भावगत व्यापार स्थायी भाव को रस में रूपांतरित कर देता है। अभिनव गुप्त शब्द और अर्थ की व्यंजना शक्ति के माध्यम से सहृदय को रसास्वादन होता है। अतः भावगत व्यापार और भोजगत व्यापार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। भट्ट नायक ने विभाववादी के साधारणीकरण का मत प्रस्तुत किया। अभिनव गुप्त उसे स्वीकारते हुए साधारणीकरण के एक अन्य स्तर की बात करते हैं, सहृदय के व्यक्तित्व बंधन की समाप्ति। साधारणीकरण विभाववादी के साथ साथ स्थायी भाव का भी होता है और स्थायी भाव के साधारणीकरण से ही विभाववादी का साधारणीकरण होता है। संदर्भ है भारतीय काव्यशास्त्र सुबोधन विवेचन डॉक्टर सत्यदेव चौधरी। अभिनव गुप्त प्रत्येक सामाजिक मनुष्य को सहृदय मानने के समर्थन नहीं थे, वह उन्हें ही सहृदय मानते थे जो रसास्वादन में समर्थ हो। परवर्ती काव्यशास्त्र में इनका सिद्धांत प्रतिष्ठित रहा। व्यक्तित्व बंधन देशकाल आदि विशिष्ट पहचान बनाने वाले नियमों से मुक्त होना ही स्थायी भाव का साधारणीकरण है। अभिधा द्वारा शब्दार्थ बोध होता है। तत्पश्चात साधारणीकरण द्वारा हृदय को एक विशेष प्रकार की मानसी एवं साक्षात्कारात्मिका प्रतीत होती है, जिससे काव्य की विशिष्टताएं देशकाल आदि नष्ट हो जाती है तथा सहृदय व्यक्तित्व के बंधन में भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उक्त दोनों मुक्त हो जाते हैं। धनंजय और धनिक। धनंजय ने साधारणीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किया। यह तो स्पष्ट है कि इस आश्रय का सामाजिक होता है, किंतु सामाजिक का आलंबन किसे माना जाए, यह धनंजय की मूल चिंता थी। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा। सामाजिक का आलंब वास्तविक रामादि अनुकार्य को मानने जाने पर एक सहमति धनंजय तक बन चुकी थी, किंतु इसका स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया। सामाजिक और अपनी संस्कार जन्य श्रद्धा आदि के रहते हुए भी अनुकार्य के रति आदि भाव के साथ तदात्म्य स्थापित करने में समस्या क्यों नहीं होती? धनंजय ने इस प्रश्न का विवेचन किया। धनंजय के अनुसार धीरो दात्वावस्थानाम रमादि प्रतिपादका
रमादि अनुकार्य कवि के सृजन के अनुसार नायक की धीरोधत आदि विभिन्न अवस्थाओं में से किसी एक के द्योतक होते हैं। ये काव्य में अपनी ऐतिहासिक अवस्था का द्योतन नहीं करते। धनंजय के वृत्तिकार धनिक ने उनके इस मत को स्पष्ट किया। धनिक के मतानुसार कविगण लोक में रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेकर ही काव्य में अपनी कल्पना के समावेश से नायक का सृजन करते हैं। वे योगी मुनि की तरह सिद्ध पुरुष नहीं होते जो अपनी शक्तियों से रमादि की वास्तविक ऐतिहासिक अवस्था को ज्ञात कर सके। धनंजय आगे लिखते हैं कि काव्यगत पात्रों का अपना विशिष्ट संदर्भ ऐतिहासिकता त्याग कर सामान्य मानव मात्र हो जाने से वे सहृदय का आलम्बन बन जाते हैं तथा उससे सहृदय का रसास्वादन संभव होता है। यद्यपि उक्त दोनों आचार्यों ने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, किंतु भट्ट, नायक और अभिनव गुप्त के साधारणीकरण में कवि तत्व की स्पष्ट व्याख्या करके उसे मजबूती प्रदान करना। विश्वनाथ धनंजय ने इस प्रश्न को उठाया था कि वास्तविक रामादि को सामाजिक अपना आलम्बन कैसे स्वीकृत करता है। विश्वनाथ इसे ही आगे बढ़ाते हुए प्रश्न करते हैं कि सामाजिक रामादि से तादात्म्य कैसे स्थापित करता है और रामादि के रति आदि भाव सामाजिक के इन्हीं भाव का उद्बोधन कैसे करते हैं। इसका कारण वे साधारणीकरण को बताते हैं और साधारणीकरण से तात्पर्य विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के समस्त क्रियाकलाप के मिश्रित रूप से मानते हैं। साधारणीकरण के कारण ही सहृदय का आश्रय से तादात्म्य हो जाता है और वह इस प्रकार देव, महापुरुष आदि विशिष्टता के कार्य अनुभूतियों के आस्वादन में समर्थ हो जाता है। इसी से रति आदि भाव पात्रों और सामाजिकों के अपने निजी न रहकर साधारण होकर दोनों के हो जाते हैं और इस तरह पात्रों के रति आदि भाव सामाजिक के इन्हीं भाव के उद्बोधक हो जाते हैं। उसे रसास्वाद पर पृष्ठभूमि है। जगन्नाथ इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा स्वीकृत सामाजिक के आलम्बन के साथ तादात्म्य अभेद को तो स्वीकार किया, परंतु साधारणीकरण की जगह द्वेष दर्शन को। जगन्नाथ ने किसको? साधारणीकरण को तो स्वीकार किया, लेकिन उसकी जगह क्या किया? इन्होंने दोष दर्शन की स्थापना की। तो यही क्वेश्चन बनेगा, दोष दर्शन की स्थापना किस कवि ने की? तो जगन्नाथ ने। इनका दोष दर्शन मूलतः साधारणीकरण ही है। दोष दर्शन से ही अभिप्राय व्यंजना वृत्ति द्वारा सामाजिक को आलम्बन संदर्भित रति आदि के भाव के बोध से है। निर्मला जैन ने लिखा है कि पंडित राज ने शब्द भेद से आश्रय के साथ तादात्म्य और समानुभूति की ही स्वीकृति की है। साधारणीकरण व्यापार की अस्वीकृति और भावना दोष की परिकल्पना के मूल में उनकी दार्शनिक प्रतिबद्धता ही सक्रिय रही। वह शब्द भेद है, मतभेद नहीं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र से किया गया। जगन्नाथ के अनुसार व्यंजना वृत्ति से सामाजिक को रामादि अनुकार्य व आलम्बन के रति आदि भाव का बोध होता है। तत्पश्चात उसकी सहृदयता से उसमें एक दोष भावना जागृत होती है। इस दोष भावना से उसकी आत्मा कल्पित विभाव आदि से घिर जाती है और जैसे सीपी के टुकड़ों में चांदी का भ्रम होता है, वैसे ही इस दोष से रति आदि चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यही चित्तवृत्तियाँ आत्मा चैतन्य द्वारा प्रकाशित हो रसास्वाद कहलाती है। इस पूरी प्रक्रिया को इन्होंने दुष्यंत शकुंतला के उदाहरण के माध्यम से समझाया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास साधारणीकरण की अवस्था में प्राणी या वस्तु के साथ जो संबंध होता है वह मिट जाता है। साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के सादृश्य होती है। रामचंद्र शुक्ल आचार्य शुक्ल ने अपने लेख साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद में साधारणीकरण को मनोवैज्ञानिक धरातल प्रदान किया। इन्होंने रस को ब्रह्मानंद स्रोदर माना है ने के स्थान पर उनकी नवीन लौकिक व्याख्या की। नवीन लौकिक व्याख्या किसने की? रामचंद्र शुक्ल ने। और ब्राह्मण सहोदर के मानने के स्थान पर किसकी व्याख्या वो की है इन्होंने? नवीन लौकिक की। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भाव तथा सौंदर्य, रहस्य, गांभीर्य आदि भावना का अनुभव करते हैं, वे अकेले ही उसी हृदय से संबंध रखने वाले नहीं होते, मनुष्य मात्र की भावात्मक सतह पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले सहस्त्रों मनुष्य उन्हीं भावनाओं का थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्य सबसे उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोत्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती।
इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। यह सिद्धांत यह घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो उनके अनेक विशेषताओं विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने कही है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जब तक रस के वर्णन में आलंबन का चित्र इस रूप में न हो जबकि वह मनुष्य मात्र के क्रोध का पात्र हो, तब वह वर्णन भाव प्रदर्शन मात्र रहेगा। उसका भाव विभाव पक्ष या तो शून्य या असक्त होगा, पर भाव और विभाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची रसानुभूति हो नहीं सकती। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं है। बिंब जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं। साधारणीकरण से अभिप्राय है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। जिस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या पात्र करता है, पाठक श्रोता की कल्पना में यह व्यक्ति विशेष उपस्थित रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाठक या श्रोता की मनोवृत्ति या संस्कार के कारण वर्णित मनुष्य व्यक्ति विशेष के स्थान पर कल्पना में उसी के समान धर्म वाली कोई मूर्ति विशेष आ जाती है। यानी कि वह कल्पना करता है कि यह मूर्ति, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने राम की मूर्ति की कल्पना की तो मैं दूसरी मूर्ति भी ऐसी करूँगी कि ये उस मूर्ति के समान है। तो उसकी कल्पना क्या होती है? उसी के धर्मावलंबी कोई मूर्ति विशेष आ जाती है। जैसे यदि किसी पाठक या श्रोता का किसी सुंदरी से प्रेम है तो श्रृंगार रस की फुटकल उक्तियाँ सुनने के समय रह रहकर आलंबन रूप में उसकी प्रेयसी की मूर्ति ही उसकी कल्पना में आएगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह कल्पित मूर्ति भी विशेष व्यक्ति की ही होगी। कल्पना में मूर्ति तो विशेष की ही होगी, पर वह मूर्ति ऐसी होगी जो प्रस्तुत भाव का आलंबन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, इम्पोर्टेंट है। विभावादि सामान्य रूप में प्रतीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि रस मगन पाठक के मन में यह भेद नहीं रहता कि यह आलंबन मेरा है या किसी दूसरे का। थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक का सामान्य हृदय हो जाता है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य व शीर्षक निबंध के उक्त उदाहरणों के अलावा रस मीमांसा नामक अपनी पुस्तक में भी आचार्य शुक्ल ने यही उल्लेख मत प्रस्तुत किया है कि साधारणीकरण में आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि में होनी चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्रों में, फिर श्रोता में, फिर पाठक में। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं जो साधारणीकरण का जो आलंबन है वो सर्वप्रथम किस में होना चाहिए? उसके जो भाव सर्वप्रथम कवि में होने चाहिए, फिर उसके पात्रों में होने चाहिए, फिर उसके सुनने वालों में होना चाहिए, फिर उसके पाठकों में होना चाहिए। विभाव द्वारा जो साधारणीकरण किया जा गया है वह तभी चरितार्थ होता है। इम्पोर्टेंट कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। इन्होंने रस की माध्यम कोटि का उल्लेख भी किया है। इसमें पाठक या तो दर्शक उसी भाव का अनुभव नहीं करता जो काव्य में पात्र आश्रय अपने आलंबन को लेकर करता है, बल्कि व्यंजना करने वाले उस पात्र आश्रय के प्रति किसी अन्य भाव को महसूस करता है। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आचार्य के रूप में विख्यात है। डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल में रस का विशद, इम्पोर्टेंट है ये लाइन, विवेचन करने वाले अंतिम उल्लेख विद्वान माने जाते हैं। इनका रस संबंधी विवेचन अपने सार रूप में रीति काव्य की भूमिका है। तो अंतिम रसवादी कवि कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। साधारणीकरण का अर्थ काव्य के भावन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना, दुष्यंत की शकुंतला के प्रति रति के भाव का उस अवस्था में पहुंच जाना कि वह रति शकुंतला के प्रति दुष्यंत की रति न रहकर पुरुष की स्त्री के प्रति
साधारण रति मात्र रह जाए। भट्टनायक अभिनव गुप्त भी इसका क्या करते हैं, निषेध करते हैं। किसका? डॉक्टर के रसवादी उसका विवेचन का, कि हम दुष्यंत के स्थान पर अपने को, शकुंतला के स्थान पर अपनी प्रेयसी को देखने लगते हैं, क्योंकि एक तो अपनी रति का प्रकाशन लज्जास्पद है, तो दूसरे यह भी संभव है कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम ही न हो। उस समय शुक्ल जी कहते कि हमारे सामने कल्पित सुंदरी का चित्र आएगा, परंतु किसी कल्पित सुंदरी का चित्र आना व्यक्तिगत रति का नहीं है, साधारण रति का रूप है। दूसरा, यदि भाव मधुर न होकर कटु है, जैसे राम का रावण पर क्रोध देखकर मेरा भी अपने शत्रु के प्रति क्रोध जागृत हो जाता है, तो ये मेरा यह अनुभव प्रत्यक्ष होने के कारण कटु ही होगा। रस इसे नहीं कहते। वास्तव में यह सब कुछ होता तो साधारणीकरण की आवश्यकता ही क्यों होती। प्रश्न उठता है कि साधारणीकरण किसका होता है। मानस में पुष्प वाटिका के प्रसंग को पढ़ते हुए मुझे 3 व्यक्तियों की चेतना है, अपनी सहृदय की, राम की आश्रय की, अपनी मतलब अपने हृदय की, राम की मतलब राम के आश्रय की, तथा सीता की आलंबन की। इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त व्यक्तित्व और है, कवि का, मेरे सहृदय के व्यक्तिगत आलंबन का भी यह अव्यक्त व्यक्तित्व हो सकता है। क्या साधारणीकरण आश्रय का होता है, अर्थात क्या राम का व्यक्तित्व सभी सहृदयों के व्यक्तित्व को हो जाता है। स्पष्ट है कि शब्दों में क्या सभी सहृदय अपने को राम समझकर रति का अनुभव करते हैं, नहीं। यहाँ शायद नायक का व्यक्तित्व प्रेम होने के कारण और भाव मधुर होने के कारण आपको हाँ कहने का लोभ हो जाए, परंतु जहाँ आश्रय अप्रिय है और भाव कटु है, वहाँ उसकी संभावना कैसे हो सकती है। साधारणीकरण नायक का होता है। नायकस्य कवे श्रोतु समानो अनुभव स्थित है। बट तो इसमें क्या आपत्ति है। आपत्ति स्पष्ट है। संस्कृत काव्य का नायक ऐसे गुणों से विभूषित होता था कि इसके साथ तादात्म्य करना प्रत्येक सहृदय को सहज और स्पृहणीय था, परंतु आज तो काव्य पर यह प्रतिबंध नहीं। आज अनेक प्रथम श्रेणी के उपन्यासों में नायक का रूप उक्त आदर्श के बिल्कुल विपरीत मिलता है। आदर्श के क्या है, विपरीत मिलता है, जिसके साथ तादात्म्य आपके लिए न सहज होगा न स्पृहणीय। क्या आलंबन का साधारणीकरण होता है। क्या राम की प्रिया विष प्रिय बन जाती है। क्या पुष्प वाटिका की भी सीता हमारी माता ही बनी रहती है। अगर माता ही बनी रहती है तो यह कहना मिथ्या है कि हम अमिश्रित श्रृंगार रस का अनुभव कर रहे हैं। हम उसे जब तक प्रेयसी के रूप में न देखें, श्रृंगार रस की दशा से दूर रहेंगे। हम काव्य की सीता से प्रेम करते हैं, और काव्य की यह आलंबन रूप सीता कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप हमको किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता हो। वह कवि की मानसिक सृष्टि है, अथवा कवि अपनी अनुभूतियों का प्रतीक है। उसके द्वारा कवि ने अपनी अनुभूति को हमारे प्रति संवेद बनाया है। जिसे हम आलंबन कहते हैं, वह वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का संवेद रूप है, जिसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, जो भट्टनायक अभिनव गुप्त प्रतिपाद है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो परिभाषिक शब्दावली में हम कहते हैं कि इसमें साधारणीकरण की शक्ति वर्तमान है। साधारणीकरण कवि के लिए किस प्रकार संभव होता है, वह किस प्रकार अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करता है। पंडितों ने इसके 2 उत्तर दिए। साधारणीकरण भाषा का धर्म। साधारणीकरण का मूल आधार मानव सुलभ सहानुभूति है, जो सभी मनुष्यों के हृदय में एक तार अनुसृत है। सहृदय की रसानुभूति में तो किसी को संदेह हो ही नहीं सकता। रस की स्थिति सहृदय के अंतर में ही है। आज के लिए इतना ही है। देखिए, पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और सारी वीडियो आप बनी हुई है यूट्यूब पे ही, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी PYQ और यूनिट 5 हिंदी कविता के संपूर्ण कविता की व्याख्या सहित विश्लेषण और अन्य भी रचनाओं का कालक्रम है। काव्य शास्त्र, भारतीय पाश्चात्य शास्त्र से संबंधित कवि और उनका समय काल और उनकी रचनाओं का कालक्रम से संबंधित वीडियो है, जो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी।
जो पेपर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।